नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कहने को दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन हार्मोज स्ट्रेट पर उनकी धमकी भी बेअसर साबित हो रही है। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रही जंग के बीच हार्मोज स्ट्रेट जो लगभग बंद पड़ा है और इसी को खोलने के लिए ट्रंप ने दुनिया के कई देशों से मदद मांगी। ट्रंप ने कहा कि जो देश यहां से तेल लेते हैं उन्हें खुद आकर इसे सुरक्षित करना होगा। ट्रंप ने करीब 7 देशों से अपील की थी, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। पर ट्रंप की अपील को बड़ा झटका लगा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तीनों बड़े नाटो देश साफ पीछे हट गए। जर्मनी ने सीधे शब्दों में कहा कि हम कोई सैन्य भागीदारी नहीं करेंगे। जापान और दक्षिण कोरिया ने भी सैन्य जहाज भेजने से इनकार करते हुए कह दिया कि हालात बहुत संवेदनशील है। ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ साफ कह दिया कि हम इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। चीन ने भी बड़ा झटका दे दिया। मतलब अमेरिका अकेले पड़ गया। और वैसे मदद मांगते मांगते ट्रंप ने चेतावनी भी दे डाली कि अगर मदद नहीं की गई तो तेल $200 प्रति बैरल तक में बिक सकता है। नाटो के भविष्य को खतरे में डालने की चेतावनी भी दी गई। तो सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में कैसे फंसा अमेरिका? आखिर क्यों ट्रंप की दबाव वाली कूटनीति फेल हो गई और अब ट्रंप की अगली रणनीति क्या होगी? आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ट्रंप की दबाव नीति कैसे फेल हो गई है और कितना बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगा है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाह रहे हैं। लड़ाई ईरान के मेनलैंड में इसकी शुरुआत हुई कि न्यूक्लियर आर्सेनल आपने बना लिया, मिसाइल का जखीरा आपके पास है, इसको हमको खत्म करना है। लेकिन जो थिएटर ऑफ वॉर उसे ईरान ने बखूबी बदल के लाकर के खड़ा कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अब दुनिया की वो सप्लाई लाइन है, कुवैत हो, बहरीन हो, यूएई हो, सऊदी अरब हो, इराक हो, कतर हो, ये तमाम जो ऑयल्स वो जो आता है वो पर्सियन गल्फ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज क्रॉस करके वो अरबियन सी के अंदर आता है, फिर वो दुनिया जहान में जाता है। अब ईरान वहां पे पाबंदी उसने लगा दी। पूरी दुनिया में गैस की किल्लत। अब इन्होंने क्यों मांगा कि भाई चाइना, जर्मनी, बाकी सारे देश जो इससे प्रभावित हो रहे हैं सबसे ज्यादा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, कि सारे लोग मिलके आओ और इस पर्सियन गल्फ को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को, उसके ऊपर कंट्रोल करो। भाई महाशक्ति हो, अकेले भी कर सकते हो, बड़ी आसान, उसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपने इसी अंदेशा से खार्क के ऊपर अटैक किया। अब देखिए क्या है, थोड़ा पहले ज्योग्राफी समझ लेते हैं, तब जाकर के आपको ये पूरी कहानी समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि पेंटागन और वहां से जो खबर आ रही है वो ये कि अमेरिकन आर्मी के हाथ पांव फूल गए। डोनाल्ड ट्रंप कांप रहा है कि नहीं, ये काम तो नहीं हो सकता। आपने युद्ध शुरू किया है, दुनिया में क्राइसिस है, क्राइसिस को खत्म करने का एक ही तरीका है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ईरान का ये जो कब्जा है कि किसी शिप को हम जाने नहीं देंगे, उस रास्ते को खुलवाएं। वो किस तरीके से होगा? 2-3 तरीके से हो सकते हैं। एक, ईरान के ऊपर आप इतना प्रहार करें, उसको घुटने पे ला दें और वो ये कहे कि ठीक है, हम अलाउ करते हैं। दूसरा, कि आप खुद वहां जाकर के रिजीम चेंज करवा दें और जो नई सरकार आए वो ये कहे कि नहीं भाई, इंटरनेशनल वाटर्स है, ये पूरी दुनिया इस पे आश्रित है, इसलिए हम इसको खोलते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि जो पर्सियन गल्फ से लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक ये जो जगह है उसमें करीब 20 के आसपास छोटे बड़े आइलैंड्स हैं जो इस पर्सियन गल्फ के अंदर है। उसी में से एक बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट साइड में पर्सियन गल्फ के वो खार्ग है। ये जो खार्ग
आइलैंड है वो दरअसल ईरान का लाइफलाइन है। ईरान का लाइफलाइन इसलिए है कि उसी द्वीप से 90% ईरानियन ऑयल पूरी दुनिया को जाता है। तो आपने, ईरान ने रास्ता बंद किया तो आपने धमकी दी कि भाई हम इसको ये कर देंगे। अब ये दबाव डालने के लिए कि ईरान डर जाए और ये कहे कि नहीं नहीं खार को बचाना है तो हम तबाह हो जाएंगे। लेकिन फिर सवाल तो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चित भी मेरी पट भी मेरी, वो ये करना चाह रहे हैं कि भाई ईरान के ऊपर कब्जा भी कर लें, वहाँ पे एक कठपुतली सरकार भी बना दें, और जो ईरान का ऑयल है, जैसे वेनेजुएला के ऑयल पे आप जाकर के बैठ गए, ईरान के ऑयल पे भी जाकर के आप बैठ जाएंगे। इसलिए ईरानियन ऑयल फैसिलिटीज के ऊपर जो है इन्होंने हमला नहीं किया। अब जो मैं बता रहा था कि भाई ये जो दो ऑप्शन तो वो चल रहा है, ये जो थर्ड ऑप्शन है कि कब्जा किया जाए पर्शियन गल्फ के ऊपर, इसी की मदद मांगी जा रही है। यही उनके अपील का मुख्य सार है कि पूरी दुनिया को जा रही है, सब लोग आओ। अकेले क्यों नहीं कर रहे? अकेले आप करोगे तो ये हो जाएगा कि आपने ईरान को इन्वेड कर लिया जबरदस्ती। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि गल्फ कंट्रीज भी आपके साथ नहीं आएंगे, और ये इन्वेड करने का प्लान है। इसीलिए ये नाटो कंट्रीज करें कि भाई हम इसमें नहीं शामिल होंगे। कि आप ये चाह रहे हो कि खार्ग हो या हॉर्मुज हो या अलग अलग आइलैंड्स है, उसको आप कब्जा करने के लिए आप हमें यहां बुला रहे हो, हम ये काम नहीं करेंगे। अब बात समझिए कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप अकेले नहीं करना चाह रहे। कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इस बात को समझिए। बहुत ही फेमस है फर्स्ट टैंकर वॉर। ये आपने सुनी होगी कहानी कि इराक और ईरान वो 1980 से 88 तक आपस में लड़ते रहे, और वो लड़ रहे थे, दोनों तेल बनाते हैं। तो ये लोग करते क्या थे कि एक दूसरे के ऊपर हमला तो करते ही थे, लेकिन इसी पर्शियन गल्फ में इराक का कोई टैंकर जा रहा है तो ईरान मार देता था, और ईरान का कोई टैंकर जाता तो इराक मार देता था। तो इसका नाम है टैंकर वॉर। तो उस समय भी दिक्कत हो गई, किल्लत, और ये लंबी लड़ाई चली। तो 1987 में अमेरिका इसके अंदर घुसता है। वो इसलिए घुसता है कि अमेरिका अपने जहाज़ों के लिए वो कुवैत से ऑयल लेकर के जाता था। तो कुवैत के टैंकर के ऊपर, उसके जहाज के ऊपर जो जिसमें ऑयल है, उसके ऊपर हमला ना हो, तो वो वहां अपनी नेवी को साथ में लेकर के जाता था। लीजिए, इराक ने उसको मार दिया, और इराक का वो यूएसएस स्टार्क, इसके ऊपर हमला कर दिया, 37 लोग मारे गए। फिर उसके बाद ये मौका मिल गया अमेरिका को पर्शियन गल्फ में घुसने का कि भाई हमारे नेवी को आपने अटैक किया। तो ये लगातार उस समय 1987 इस घटना के बाद से अमेरिका ने अपनी नेवी को वहां भेज दिया कि ताकि ऑयल सप्लाई जो है वो चलता रहे। अब इस पूरे टैंक, ये जो फर्स्ट टैंकर वॉर जिसको कहते हैं, इसमें 450 इंटरनेशनल मर्चेंट शिप्स दे वर डिस्ट्रॉयड, और जिसमें 250 वो ऑयल टैंकर थे, और 400 सिविलियन की मौत हुई थी, मैंने वहां लोगों की मौत हुई थी। तो आप ये समझिए कि पहले भी इस तरह का ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और पर्शियन गल्फ जो है वो थिएटर ऑफ वॉर रह चुका। उस समय क्या कर रहे थे ये लोग? अमेरिका ने उस समय भी प्लान बनाया था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कब्जा कर लें, वो 88 उस समय, और बकायदा उसका प्लान पूरा बन गया। क्यों प्लान बना? क्योंकि लगातार लड़ाई चल रही थी, ईरान के साथ लगातार लड़ाई चल रही थी। और 1979 में जब वहां रेवोल्यूशन हुआ तो 52 अमेरिकन को इन लोगों ने बंधक बना लिया, ईरानियंस ने, और लगातार ऑपरेशन होता रहा, उसमें बहुत सारा नुकसान हुआ। लेकिन अप्रैल 1998 में जो यूएसएस सैमुअल बी रॉबर्ट्स वो डैमेज हुआ, उसके बाद अमेरिका ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया,
उसका नाम था ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस। मतलब आप पहले से भी ये काम कर चुके हो, और ये सारी चीजें अभी जब रणनीति बनाई जा रही, भाई क्या इसको हम कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये कब्जा नहीं होगा वर्ल्ड क्राइसिस होगा, पूरी दुनिया अमेरिका को जो है वो दोष देगी इसके लिए। अब हुआ ये कि इसमें बहुत लड़ाइयां हुई, और लड़ाई के बाद एक प्लान बना कि हम फेजेस में किस तरीके से पर्शियन गल्फ और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर कब्जा करेंगे। तो वो जो लड़ाई चल रही थी उसमें कुछ लोगों का ये सजेशन था कि भाई ग्राउंड ऑपरेशन जो है करना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने नहीं किया। उन्होंने कहा भाई फेजेस में हम लोग करेंगे। द फर्स्ट फेज ये डिक्लासिफाइड इंफॉर्मेशंस, क्योंकि अब तो 25 साल से ऊपर हो गया तो सारी चीजें बाहर आ जाती है, कई सारे अधिकारी भी सामने आ रहे हैं। तो जो उनका उस समय का प्लान था और वही प्लान इस समय उसको एग्जीक्यूट करने की बातचीत चल रही थी कि इन द फर्स्ट फेज ऑफ इन्वेशन अमेरिका विल कैप्चर लराक आइलैंड। लराक आइलैंड जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के पास ही है, लेकिन बहुत ही रॉकी है और अबंडन है, लेकिन कहा जाता है कि अब उसके अंदर भी इन लोगों ने अपना बहुत सारा जखीरा वगैरह तैयार कर रखा है। तो पहला उसको कब्जा करना, फिर हॉर्मुज आइलैंड, स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है कहलाता है, अगर आप मैप देखेंगे एक बड़ा सा आइलैंड है, उसके बाद एक छोटा आइलैंड है, वो आइलैंड हॉर्मुज आइलैंड कहलाता है, इसलिए इसका नाम स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। फिर उसके बाद केसम आइलैंड, फिर उसके बाद हेंगम आइलैंड। ये सारी तैयारी उस समय प्लान किया गया था, ड्रॉ किया गया था कि हम लोग करेंगे। और उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में कोई खास अंतर नहीं है। उस समय भी वहां पे एक इस्लामिक रिजीम आ गई थी। तो उस समय अमेरिका ने क्यों नहीं किया? ये वही कारण है जो आज भी अमेरिका नहीं कर रहा। कारण ये है कि अभी देखिए आज खबर आई है, अभी एक खबर आई कि जो बेसिस यूनिट है ईरान का, उसका कमांडर मारा गया है। उसका कमांडर मारा गया है, आज ही मारा गया है, हर जगह खबर चल रही है। ये क्या है बेसिस यूनिट? ये आप ये समझिए कि सुसाइड बॉम्बर्स का जो है 20,000 का एक फोर्स है। ये उस समय भी था, और जो लोग वहां के एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि ये उस समय भी ये डिस्कशन हुआ था कि ये तो फिर घूम घूम करके इनका क्या है, अभी काम क्या है बेसिस का इस यूनिट के लोगों का। ये एक तरीके से समझिए कि सिविलियन आर्मी है, ये समाज में ही रहते हैं। सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन करता है, कोई कुछ करता है, प्रोटेस्ट होता है, उस सबको कंट्रोल करना। अभी ईरान के अंदर एक प्रोटेस्ट चल रहा था, वो प्रोटेस्ट बंद क्यों हो गया? इसी यूनिट की वजह से। तो ये खतरा आप देखिए कि कैसे मिशिगन में क्या हुआ, एक व्यक्ति जाकर के वहां पे हंगामा कर दिया। एम्स्टर्डम में क्या हुआ, स्कूल में जाकर के हमला हो गया। ये सारे के सारे इसी तरीके के खुदकुश हमलावर 20,000 लोगों की एक संख्या है, जिससे डर के अमेरिका ने उस वक्त भी, और ऐसा ही क्राइसिस था कि कोई भी टैंकर आता था, गोली उसको बम से उड़ा देते थे, ये लोग माइन लगा करके उड़ा दिया करते थे। अब फिर वही स्थिति पैदा हुई है। तो दो कंसिडरेशन थे कि उस समय आप जाकर के इन्वेड नहीं किए। वो पहला कारण ये था कि अगर आप उनकी जमीन को कब्जा करेंगे, पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी कि भाई अमेरिका ने इन्वेड कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप इन्वेड करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए बार बार कहने कि हम ग्राउंड आर्मी नहीं भेजेंगे। कारण वो देख चुके हैं। भाई इराक में आप घुसे, बहुत परेशानी हुई। आप अफगानिस्तान में गए, बहुत परेशानी हुई। अब अमेरिका ग्राउंड इन्वेड नहीं कर सकता, क्योंकि इससे फिर जो वेस्ट एशियन कंट्रीज है वो सारे लोग चौकन्ने हो जाएंगे कि भरी हरी आज वो ईरान के अंदर कब्जा कर रहा है, कल कोई दूसरा हिंदुस्तान भी खड़ा हो जाएगा, कह रहे इस चीज के साथ तो हम नहीं है। और दूसरा खतरा ये खुदकुश हमलावर, सुसाइड बॉम्बर्स,
जो जिहादियों की फौज जो खड़ी है, उस वजह से उस समय इन लोगों ने नहीं किया। अब जब डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा गया कि भाई हम तो क्या कहा था कि पूरी तरह से ऑब्लिटरेट हमने कर दिया, खत्म कर दिया, कुछ नहीं बचा है, अब कब्जा करने की बात आई, तो वहां पे लोगों ने, एक्सपर्ट ने बताया कि भाई ये सब प्रॉब्लम है। आप तो कुछ भी ट्रूथ सोशल के ऊपर जाकर के कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी बयान दे देते हो, लेकिन हकीकत ये है कि फिर वो जो है पूरी दुनिया जो आपके खिलाफ हो जाएगी। तब ये रास्ता तैयार किया गया, अख्तियार किया गया कि अच्छा ठीक है, हम अकेले नहीं करें, अगर दुनिया की तमाम शक्तियां और उसमें चाइना भी आ जाए तो फिर ये लगेगा कि ग्लोबल क्राइसिस को निपटाने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरानी कब्जे से निकालने के लिए आपने ये काम किया, लेजिटिमेसी भी होगी, और जो बेसिस और ये सारे लोगों की जो टारगेट होगा, वो टारगेट सिर्फ अमेरिका ही नहीं होगा, बाकी सारे लोग हो जाएंगे। और यही ट्रिक बाकी देशों ने समझ गया कि भाई तुम्हारा लड़ाई, तुम कब्जा करना चाहते हो, तुमने सांप के बिल में जो है हाथ डाला है, अब जब वो सांप काटने के लिए दौड़ रहा है तो फिर आप कह रहे हो कि सारे लोग दौड़ो। तो ये इसको समझना जरूरी है कि इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान ने पर्शियन गल्फ में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये तहलका मचाया है। पहले भी मचाया था और उस समय भी वो अपनी मनमानी करने में कामयाब हो गया था। तो अब दुनिया को ये सोचना होगा कि क्या ईरान के हाथ ये स्ट्रेटजिक रूट उसके कब्जे में रखने दिया जाए, या फिर दुनिया जागेगी और ग्लोबल क्राइसिस को खत्म करने के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कोई यूएन या कोई मल्टी देशों का कोई समूह इसके अंदर इंटरवीन करेगा। यही पूरी कहानी आकर के इस वॉर की आकर के इसी प्रश्न पे रुक गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो अमेरिका और ईरान की लड़ाई को शुरू हुए 17 दिन बीत चुके हैं। लगभग इतने ही दिनों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का मतलब है पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ना। वैसे भारत में इसका कोई असर नहीं है। शिवालिक के बाद भारतीय एलपीजी कैरियर नंदा देवी गुजरात के जामनगर स्थित वाडीनार पोर्ट पहुंच चुका है। ये 46,500 मीट्रिक टन गैस लेकर आया है। भारत के लिए ये राहत की सांस है, पर ट्रंप को लगातार बड़ा झटका ही लग रहा है। अब ट्रंप ने चेतावनी दी है कि उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा कि ईरान के साथ चल रही जंग में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा सुरक्षित और खोलने के लिए वॉरशिप भेजने की अपील कई देशों से की गई, लेकिन ज्यादातर देशों ने मना कर दिया। ट्रंप ने कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम दुनिया के सबसे मजबूत राष्ट्र है, हमारी मिलिट्री सबसे ताकतवर है। तो देखना होगा ट्रंप अब आगे क्या कुछ करते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।